I hope the screen is shared with all of you. आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर है, काइंडली इसको कंफर्म कर लें। कोई एक बच्चा कंफर्म कर दे कि स्क्रीन शेयर है। ठीक है, थैंक यू। ओके, सबसे पहले क्योंकि दिसंबर चल रहा है, 25 दिसंबर है, आप लोगों को मैरी क्रिसमस एंड देन हैप्पी जिनार डे। ठीक है, वे दी नेचर बी विद यू कि आप जिनार के ड्रीम को पूरा कर सकें। और उनकी जो चिटागोंग की स्पीच है 1948 की, सिविल सर्विसेज और सिविल सर्वेंट्स के लिए, जो उन्होंने चिटागोंग में की थी, अल्लाह आप सबको उस पे पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, विद दिस प्रेयर लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई एम ज़िशान ज़फर। बहुत सारे कुछ बच्चे मुझे जानते भी होंगे, कुछ नहीं जानते। I qualified CSS 2020 with 641 score. In that attempt, I scored 50 in English essay. Qualified PMS 19, waiting for the result, final, and PMS 2021. In that too, I am waiting for the result. मैं पिछले 2-3 साल से मतलब 2020 से ही ऐसे जो है वो कॉस्मोस में पढ़ा रहा हूँ। आई बेसिकली डू रन दिस इंस्टीट्यूट। ये सेशन जो है आज जो आप लोगों के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि जिसका डेमो चल रहा है, इसमें बेसिकली जितने आउटलाइन होंगी वो 20 लेक्चर्स होंगे डेली बेसिस पे ऑन इंग्लिश एसे आउटलाइंस। ठीक है, जो मैं अभी आप लोगों के साथ टॉपिक्स भी शेयर करता हूँ। पहले 3 लेक्चर्स जो हैं वो हमारे इंग्लिश बेसिक्स के होंगे, जिसमें हम डिफरेंट मिथ्स को बस्ट करेंगे जो इंग्लिश एसे के रिलेटेड है। आई नो कि बहुत सारे बच्चे, बल्कि ऑलमोस्ट 99% बच्चे जो है वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस बैगेज के साथ इस अटेम्प्ट की तरफ जा रहे होते हैं और इंग्लिश एसे को लेके थोड़ा सा, बल्कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं या परेशान होते हैं। उनकी परेशानी ठीक भी है, ठीक नहीं भी है। तो हम उसमें सबसे पहले जो इंग्लिश एसे की एसेंस है कंपैटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सीएसएस है, चाहे वो पीएमएस है, पंजाब का, बलोचिस्तान का, केपी का और सिंध का, इसकी एसेंस को समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे बेसिकली है किस चीज का नाम, और लिटरेचर के अंदर या कंपैटिटिव एग्जाम के अंदर ऐसे में क्या फर्क होता है, और इसकी एसेंशियल्स क्या है जो हमें पता होनी चाहिए, और कुछ एसेंशियल्स जो ऐसी हैं जो हम जानते भी हुआ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी एसेंशियल्स भी हैं जिनका हमें नहीं पता होता और पता होना चाहिए। इसके बाद हम एक लेक्चर लेंगे जो हमारा इंग्लिश एसे का स्ट्रक्चर है, उसमें हम 3 या 4 किस्म के डिफरेंट एसेज को इवेलुएट कर रहे होंगे, उसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। और यहाँ हम कुछ मिथ्स को अगेन बस्ट करेंगे कि इंग्लिश एसे एक ही तरह से लिखा जाता है और बस हमें हर ऐसे में कॉजेज, इंपैक्ट्स और वे फॉरवर्ड आने चाहिए। ठीक है, या हमें हर ऐसे का अंडरस्टैंडिंग करानी है, डीकंस्ट्रक्ट कराना है। फिर हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या होता है, उसके क्या एसेंशियल्स हैं, उसके जो ऐसे के एसेंशियल्स हैं उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, एक्सपोजिटरी, परसुएसिव और डिस्क्रिप्टिव। हम टोटल ये 4 टाइप्स ऑफ ऐसे करेंगे। ठीक है, और इसमें हम इंग्लिश ऐसे की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कंपैटिटिव एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। ये 3 लेक्चर्स होंगे टोटल, 1.5 आवर ईच, टाइम 2:30 ही है। ठीक है, टाइम चेंज हो सकता है अगर हम डेमोक्रेटिक कंसेंसस को फॉलो करते हुए सबसे पूछ के इसको आगे चलेंगे। देन हमारे पास 2 लेक्चर्स होंगे इंग्लिश ऐसे की अप्रोच के। बाय द वे, यू कैन शेयर दिस मीटिंग आईडी विद ऑल योर फ्रेंड्स। ठीक है, इट्स अ डेमो, इसमें से अगर किसी को कुछ समझ आ गया तो उसका ठीक है, फायदा हो जाएगा, यू कैन शेयर इट, बट इन द एंड इवेंचुअली वी विल हैव ऑलमोस्ट 20 स्टूडेंट्स। तो 2 लेक्चर्स पुत्र हमारे होंगे ऐसे की अप्रोच के। ठीक है, कि कंपैटिटिव एग्जाम्स की ऐसे के एग्जामिनर की क्या रिक्वायरमेंट है,
वो हमसे चाहता क्या है, उसकी लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट है, कंटेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, स्ट्रक्चर की क्या रिक्वायरमेंट है, एस्पायरेंट से वो क्या चाहते हैं। जो भी एक वर्ड लिख देता हूं, लेकिन हम इस पर गप लगाएंगे। तो जो कंपैरेटिव एग्जाम का एग्जामिनर है, वो हमसे इन 5 चीजों में, 5 वेरिएबल्स में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट मांग रहा है, और हम बहुत अच्छे होने के बावजूद भी उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे, और इसके पीछे भी रीजन कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या डिफरेंट ऐसी अप्रोचेस हैं जो हम शायद आज तक गलत फॉलो करते आए हैं। इसके साथ साथ फिर हम एक लेक्चर लेंगे जो हमारे एसे का कस्टम बन चुका है। कस्टम इस सेंस में कि जो इंग्लिश एसे है उसके 3 ही पार्ट्स हुआ करते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन। लेकिन 2 कस्टम्स हैं, एक कस्टम आउटलाइन है, जब से सीएसएस कंपैरेटिव एग्जाम चल रहे हैं, आउटलाइन एक कस्टमरी मॉडल के तौर पे चल रहा है, तो हम देखेंगे ये किस बला का नाम है, इसको कैसे बनाना चाहिए। और यहाँ पर आपकी जिंदगी का जितना भी एक्सपीरियंस है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसमें हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो वर्ड्स हैं उनको यूटिलाइज करके सीखने की कोशिश करेंगे। भाई काजिज कैसे लिखते हैं, कौन सा वर्ड अवेलेबल है, आपको आता है वो, इम्पैक्ट्स कैसे लिखते हैं, चैलेंज कैसे लिखते हैं, सजेशन कैसे देते हैं, रिकमेंडेशन कैसे देते हैं, जो ये जो निटी ग्रिटीज हैं इन चीजों की, उसको सीखने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे आउटलाइन किस तरीके से बनाई जा सकती है, फ्रेजेस हो गई, सेंटेंसेस हो गए, वन वर्ड्स हो गए, क्लॉजेस हो गई, जो भी आप लोगों के अपनी जो स्ट्रेंथ होगी उसके मुताबिक इसको देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इवेंचुअली ये आप ही की स्ट्रेंथ है जिसने आपको पास कराना है। देन फिर थीसिस स्टेटमेंट, टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक स्टेटमेंट, डिफरेंट नामों के साथ जाने वाला ये स्टेटमेंट, इसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, कैसे बनाई जाती है, और इधर भी मिथ्स कवर करने की कोशिश करेंगे कि सर डिस्क्रिप्टिव में तो थीसिस स्टेटमेंट नहीं होता, परसुएसिव का भी नहीं होता, एक्सपोजिटरी का भी नहीं होता, सिर्फ आर्गुमेंटेटिव का होता है। तो फिर इसको भी देखेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बॉडी पैराग्राफ्स के क्या रूल्स हैं और क्या मॉडल है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। 5 लेक्चर्स के बाद जो एक वीक के अंदर कंक्लूड करेंगे, वो विल गो टूवर्ड्स 20 लेक्चर्स ऑन इंग्लिश एसे। उसमें आउटलाइंस हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आउटलाइन कवर करने का मॉडल क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको स्पून फीड करा के पूरी आउटलाइन पढ़ाऊंगा। होगा ये कि हम जो मेजर डिटर्मिनेंट है उस, यानी कि सब्जेक्ट मैटर है हमारे टॉपिक का, उस सब्जेक्ट मैटर के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। उसकी जितनी हिस्ट्री है, ओरिजिन है, उसके जो फीचर्स हैं, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो समझने की जरूर कोशिश करेंगे फर्स्ट 20-30 मिनट्स में। जब हमारे पास बेसिक डिस्कस हो जाएगा, फिर हम एक आउटलाइन कंस्ट्रक्शन की तरफ आएंगे। 21 टॉपिक्स हैं बेसिकली ये, जो मुझे लगता है कि 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर वारफेयर है। We'll try to discuss the implication of this for international security. तो हम इस आउटलाइन के साथ ये भी देख रहे होंगे जो हमने पहले 5 टॉपिक्स में पढ़ा है कि ये कौन सा ऐसे है। साथ में रशिया यूक्रेन क्राइसिस, इसके जियो इकोनॉमिक्स और ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट्स जो हैं एज वेल एज क्राइसिस, इसको समझने की कोशिश करेंगे। रेशियल बिलीव्स की सोसाइटीज में
ए रैशिस्ट और एंटी रैशिस्ट होने में क्या नुकसान और क्या फायदे हैं, ये समझते हुए एक रैशिस्ट सोसाइटी के अंदर कैसे एंटी रैशिस्ट होना जरूरी है, इसकी भी गप लगाने की कोशिश करेंगे। ग्लोबलाइजेशन की फोर्सेस डिके कर रही हैं। पिछले 4-5 साल से हॉट फेवरेट टॉपिक चल रहा है। 2016 से जब रिचर्ड हास ने और जोसेफ स्टिग्लिट्स ने ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन उठाना शुरू किया, या ग्लोबलाइजेशन की फोर्सेस जब से डी ग्लोबलाइज होना शुरू हुई, तब से इस पे आर्गुमेंट डिफरेंट एकेडमिक डिसिप्लिन के अंदर स्टार्ट हुआ है। तो हम आज इस साल गप लगाएंगे कि ग्लोबलाइजेशन एक यूटोपिक कंसेप्ट है तो उसकी गप लगाएंगे, या फिर हम दूसरी फेवर ले लेंगे, साइड लेंगे कि नहीं ये यूटोपियन नहीं है, ये एक रियलिटी है, और ये फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोज जो ग्लोबलाइजेशन दे चुका है, इससे हम ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन एक रियलिटी है। In general, as well as in case of Pakistan, we'll try to discuss कि media as fourth pillar is decaying. क्यों decay कर रहा है, कौन से factors इसके लिए responsible हैं, कौन सी theories चाहिए, कौन सी mechanism चाहिए कि media as a fourth pillar जो है वो sustain करे, ताकि कुछ चीजें बेहतर हो सके। फिर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में we'll try to discuss governance in Pakistan as a comprehensive approach। कौन से challenges हैं, institutional challenge, policy के challenge, political challenge, societal challenge, administrative challenge, कुछ hurdles देखेंगे जो complex governance की वजह से evolve हो चुकी हैं, traditional approaches की वजह से मौजूद हैं, और फिर कोई वे फॉरवर्ड देने की कोशिश करेंगे कि 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं और जो सोसाइटल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए गवर्नेंस को कैसे इंप्रूव किया जाए। फिर क्लाइमेट चेंज को इस साल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ लिंक करेंगे, डिस्कसिंग इट विद इन द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, विद इन द पर्सपेक्टिव ऑफ फूड सिक्योरिटी, और इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट के साथ इसका जो रिलेशन है वो साबित करने की कोशिश भी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ए थ्रेट टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। 75 years, the day of Qaid birth, we are again discussing this topic कि 47 से लेकर अब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों मेजर वजह रही है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान के थ्रेट के तौर पे। फिर ये दोनों एक दूसरे को कैसे कंसोलिडेट करते हैं और हमें क्या करना चाहिए एज अ सोसाइटी, एज अ इंस्टीट्यूशन, कि इन दोनों का जो रिलेशन है वो इंटरडिपेंडेंट मोड पे आके दोनों को ही बेहतर कराया जा सके। वुमेन एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है हर साल ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है, डिफरेंट डोमेन्स में आ सकता है, कभी फेमिनिज्म में आता है, कभी एम्पावरमेंट में आता है। इस साल जो मुझे लगता है कि we'll try to discuss women needs ensured legal protection। तो जेंडर की डोमेन, सोशियोलॉजी की इस डोमेन को कवर करने की कोशिश करेंगे इस पर्सपेक्टिव के अंदर, एंड देन we'll try to discuss polarized politics in Pakistani society। polarized politics के क्या इम्पैक्ट्स हैं, कौन कौन से थ्रेट्स इमर्ज हुए, सोसाइटी ने क्या फेस किया, पॉलिटी ने क्या फेस किया, इंस्टीट्यूशंस ने क्या फेस किया, और इवेंचुअली अब पोलराइज्ड पॉलिटिक्स कितना बड़ा एक मेनेस बन चुका है पाकिस्तान के लिए, तो क्या करना चाहिए इसको ठीक करने के लिए। सीएसएस के अंदर आप कभी भी इंस्टीट्यूशंस को इग्नोर नहीं कर सकते। जो सुपरा स्टेट एक्टर्स होते हैं वो बड़े क्रिटिकल हुआ करते हैं। तो हम 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस के मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यूएन का जो स्ट्रक्चर है, यूएन की जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स 1945 में सेट किए गए थे, क्या उसकी बेसिस पे 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को मीट किया जा सकता है,
or do we need certain kinds of reforms? And then intercommunal integration पे गप लगाएंगे। इंपॉर्टेंट डोमेन इसलिए भी है क्योंकि ना सिर्फ यूनाइटेड नेशंस बल्कि दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में और डिफरेंट पॉलिसी एक्शंस में ये बात रिवील कर चुके हैं कि इंटर कम्युनल इंटीग्रेशन ही 21st सेंचुरी के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, एक रियलिटी है। और ग्लोबल पीस के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए या डिफरेंट अदर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के लिए ये कितना जरूरी है। देन एक जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक्स में 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू ईस्ट पे गप लगाएंगे, डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को इवेलुएट करते हुए कि 18th सेंचुरी किसको बिलोंग कर रही थी और 21st सेंचुरी क्यों ईस्ट को बिलोंग कर रही है, और फिर ईस्ट का क्या रोल होना चाहिए अगर 21st सेंचुरी ईस्ट की है। तो 2 से 3 मैंने लिटरेरी टॉपिक्स भी रखे हैं, फिलोसफिकल टॉपिक्स भी रखे हैं, ताकि हम इस पे भी प्रैक्टिस कर सकें, गप लगा सकें। सो एक KPPMS का ऐसे है, बट इट्स अ गुड ऐसे। तो द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन द वार। यहां समझने की कोशिश करेंगे कि कंप्रीहेंशन और कंप्रीहेंसिवनेस ऑफ ऐसे कैसे अचीव की जाती है। इसके साथ एक और गप लगाएंगे, साइंटिफिक पावर ऑफ ह्यूमंस हैज मेड देम वल्नरेबल। इस पे परसुएड करेंगे अपने एग्जामिनर को, या आर्गू कर लेंगे हम कि कैसे साइंटिफिक पावर ने इंसानों को वल्नरेबल बनाया है, और इसके डिफरेंट नैरेटिव डिस्कोर्सेस के साथ हम इस ऐसे को या इसकी आउटलाइन कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कौन से क्राइसिस को फेस कर रहा है करंटली, हिस्ट्री में कैसे फेस किए थे, किन अप्रोचेस के साथ उनको रिजॉल्व किया था, और अब उन अप्रोचेस के साथ कौन से नए पॉलिसी एक्शंस या स्टेप्स चाहिए हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को रिजॉल्व करने के लिए जो उसका क्राइसिस है। फिर 21st सेंचुरी की वास देखेंगे। ये टॉपिक आर्गुमेंटेटिव आ सकता है, परसुएसिव आ सकता है, इवन डिस्क्रिप्टिव आ सकता है। तो इसकी कंप्रीहेंसिव नेचर को कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लास्ट 4 टॉपिक्स हैं उसमें हमने 3 पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में रखे हैं। एक ब्लू इकोनॉमी क्या कंसेप्ट है, कितना इंपॉर्टेंट है, 21st सेंचुरी में इसका क्या रोल हो सकता है, पाकिस्तान के साथ ये कैसे जुड़ा है, पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ये कितना जरूरी है, हम किस हद तक इसको एक्सप्लॉइट कर चुके हैं, कितना और करना है, कौन सी एफर्ट्स चाहिए, और प्लस पढ़ेंगे। जी मैं आज कोई एक प्रॉपर आउटलाइन आप लोगों को करवाता हूं, पूरा एक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कंप्रीहेंसिव सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान क्या है, ये इवॉल्व कैसे हुआ, क्यों इवॉल्व हुआ, क्या सफिशिएंट है इसकी एवोल्यूशन, कौन से इश्यूज हैं इस एम को अचीव करने में, कौन सी हर्डल्स हैं, और फिर क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान भी हम इवेलुएट कर लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और सजेशंस भी देंगे। सीइंग द थ्रेट्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल नेचर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, इस पे गप लगाएंगे। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट इन पाकिस्तान, रिसेंट फ्लड्स, इस पे भी गप लगाएंगे, दोनों मोड में कि ये क्या क्लाइमेट क्राइसिस था या मिसमैनेजमेंट था, और प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है, इसके तीनों वेरिएंट्स में कौन कौन से पाकिस्तान को एज अ सोसाइटी, एज अ इंस्टीट्यूशन चैलेंजेस दरपेश हैं, और फिर क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, क्या कॉजेज हैं एनर्जी के क्राइसिस के पीछे, इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिक्स की, स्ट्रेटेजिक्स की, एनर्जी रिसोर्स के डिप्लीशन की, और फिर क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, रिमेनिंग रिसोर्सेज को, फॉसल्स को कैसे सेव किया जाए, कैसे ग्रीन किया जाए।
टर्न कैसे लेना है, इतना बड़ा शिफ्ट कैसे लेना है, कौन सी अप्रोच चाहिए कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी इंटैक्ट रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी लैग ना करे, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी हो और एनर्जी क्राइसिस भी रिजॉल्व हो। ये 21 आउटलाइंस हम करेंगे, तो टोटल 25 या 26 डेज का ये लेक्चर सेशन होगा, जो मेरे हिसाब से तो 24 जनवरी को खत्म होना चाहिए। तो क्या सिर्फ हम पढ़ाएंगे? नो, इस सेशन के अंदर मॉक्स का कुछ पैटर्न है। 5 आउटलाइंस की मॉक्स होंगी जी, जो इन्हीं टॉपिक्स में होंगी। मैं आपकी कोई और आउटलाइन नहीं चेक करूंगा, क्योंकि फिर डिफरेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं, उसमें आपको सबको पूरा करना होता है। इन्हीं टॉपिक में से 5 आउटलाइंस की मॉक्स होंगी। मैं स्टेटमेंट बदलूंगा, मतलब टॉपिक का स्ट्रक्चर चेंज कर दूंगा, और 3 फुल इंग्लिश ऐसे मॉक्स होंगे। 1 ऐसे डिस्कशन होगी आप लोगों की इवैल्यूएटेड की जूम पे। मैं 2 से 3 बहुत अच्छे ऐसे जो आप में से होंगे, वो सेशन रख के आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि ये क्यों बेहतर है और इसमें क्या बेहतर किया है किसी एस्पायरेंट। यहां पर किसी का कोई सवाल है बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, तो यू कैन आस्क। कितने बच्चे एनरोल करने हैं जी हमें टोटल इस सेशन में? तो यहां पर किसी का कोई सवाल है या हम आगे चलें? यहां तक क्लियर है सब? ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अब आप लोगों को एक व्हाइट बोर्ड शेयर हुआ है। किसी भी चीज को, किसी भी सफर को आप जब शुरू करते हैं, जर्नी छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है, 1 साल का सफर लगे, 6 महीने हो, 3 महीने हो, 2 महीने हो, जब भी आप किसी भी सफर को शुरू करते हैं, तो पहला सवाल हमारे पास व्हाट होता है कि व्हाट इज दिस। और सीएसएस और पीएमएस के अंदर जब हम इंग्लिश ऐसे की बात कर रहे होते हैं, तो जब तक हमें ऐसे का मतलब ना पता हो, तब तक हम गलतियां करते रहेंगे। और आप में से बहुत सारे सीनियर बच्चे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त बैठे हैं यहाँ पर, जो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, आई वुड से बोथ, क्योंकि बेहतर हुआ है दोनों सूरतों में, 700 क्रॉस करके भी मिस हो जाते हैं इंग्लिश ऐसे में। 700 स्कोर, यहाँ पर इसी क्लास में बच्चे हैं, बैठे हैं। तो पहला तो हमारा आज का जो मुद्दा है वो इस ऐसे को समझने का है। ऐसे के 2 मीनिंग हैं। एक मीनिंग मैं जब भी बेसिक पढ़ाता हूं तो ये बताता हूं, इसका मतलब कोशिश करना है, टू ट्राई। किसने कोशिश करनी है? आपने। कब कोशिश करनी है? गिवन डे पे। हमारा जो गिवन डे हुआ करता था जालमों का, वो वैलेंटाइन हुआ करता था जब हम अटेम्प्ट देते रहे हैं, फेब। आपका गिवन डे इस साल फेस्ट फेब है, सीएसएस वालों का। पीएमएस वालों का भी अप्रैल या मई में आ जाएगा, आफ्टर रमजान। 31 दिसंबर से पहले रिक्वेजिशन आ रही है। तो गिवन डे पे आपने ऐसे पे ट्राई करनी है। किस ऐसे पे ट्राई करनी है? आपको एक लिस्ट ऑफ टॉपिक मिलेगी। आपने 1 साल की, 6-7 महीने की, 8 महीने की मेहनत, किसी की 2 साल की है, किसी की 3 साल की है, उस पे एक दुआ मांग के ऐसे के पेपर को देखेंगे,
2-4 फूंके मारेंगे, मुस्लिम्स होंगे तो कुछ दुरूद पढ़ेंगे, क्रिश्चियन होंगे तो कोई अपनी दुआ मांगेंगे, हिंदू रिलीजन से होंगे तो वो अपनी मांगेंगे और फिर उस पे फूंक मारेंगे और उसको कहेंगे अल्लाह, जीसस, भगवान बचाएं। ठीक है, और आप एक टॉपिक चूज करेंगे, उस पे आप जाएंगे आखिरी शीट पे, जो आप अमूमन करते हैं। फिर आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे और आप कहेंगे हो गया, या आप कहेंगे नहीं हुआ, चलो एक और टॉपिक चूज करते हैं। फिर आप एक और टॉपिक चूज करेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। आपकी हार्ट बीट तेज होती जाएगी अनलेस एंड अनटिल आपने इंड्राल ना खाई हो। पता चलेगा 50 मिनट्स हो गए हैं और आपने नीट कुछ लिखा नहीं है, आप जल्दी जल्दी वापस आएंगे, आप मेन पेज पे एक मार्कर से बड़ा सारा ऐसा लिखेंगे आउटलाइन। फिर आपने लिखना है इंट्रो। फिर सवाल होगा इसके नीचे इन्वर्टेड कामा में थीसिस लिखूं, 1.1 दूं, 1.2 दूं, या खाली छोड़ के हेडर 2 पे। हेडर 2 पे आप जाएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपने कहना है, लिखना है, अच्छा जी मैंने डीकंस्ट्रक्ट कर लिया, तो आए डीकंस्ट्रक्ट का फ्रेज करते हैं। अच्छा मैंने अंडरस्टैंड कराना है आपको, मैं उस्ताद हूं आपका, आए मेरे रीडर यानी कि एग्जामिनर, मैं आपको ए और बी अंडरस्टैंड कराता हूँ। ग्लोबलाइजेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी आप टॉपिक चूज करेंगे। फिर 3 पे आएंगे, आप काजेस लिखेंगे, फिर वे फॉरवर्ड लिखेंगे, इम्पैक्ट लिखेंगे, वे फॉरवर्ड लिखेंगे, और फिर जल्दी जल्दी इंट्रो लिखेंगे। 1.5 आवर खत्म हो जाएंगे, आपके हाथ पांव फूलना शुरू हो जाएंगे। फिर आप बाहर निकलेंगी या निकलेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, कोई चेहरा आपको अच्छा नहीं लगेगा, सारे मनहूस होंगे, आप दुआ मांग रहे होंगे, इवन वो दुआ रिजल्ट के एक रात पहले भी पूरी होने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसे का मतलब यही है, लेकिन आप सब ने इस मतलब को थोड़ा सा गलत समझा हुआ है। तो वापस आके मैं टू ट्राई की बात सीधी करने की कोशिश करता हूं। टू ट्राई ऑन अ गिवन टॉपिक, जो टॉपिक आपको दिए गए हैं उसमें से एक टॉपिक चूज करें और उस पर आपने ट्राई करना है। 3 घंटे हैं, उसकी रिक्वायर्ड लेंथ जो है 2500 वर्ड्स है, और उसने आपको एक सिलेबस नोट की सूरत में दे दिया है। अब ये सवाल ना पूछे 2500 वर्ड लिखने चाहिए, ठीक है, हाँ 30 नंबर देके बाहर कर दिए जाएंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछने कि सर 2500 वर्ड होने चाहिए, कितने होने चाहिए, क्वांटिटी मैटर करती है, क्वालिटी मैटर करती है, सारे मुद्दे को सॉल्व करते हैं। तो आप एक गिवन टॉपिक पे ट्राई करेंगे, उसने आपको सिलेबस की सूरत में एक नोट दिया है, उस नोट में बड़े भारी भारी वर्ड हैं कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा अगर आप आर्गुमेंटेशन देंगे, अगर आप डिस्क्रिप्शन यूज करेंगे, अगर आप एक्सपोजिशन यूज करेंगे, मैं आपको ज्यादा सपोर्ट करूंगा अगर आप ओरिजिनलिटी पे रहेंगे, अगर आप कोहेरेंस पे रहेंगे, अगर आप कोहेसिव होंगे। अब आपने कहना है मैं फेविकोल लेके आ जाती या आ जाता तो कोहेरेंस और कोहेसिवनेस अचीव हो जाती। आपने सोचना है ओरिजिनलिटी, जालिम तुझे पता चल गई मेरी तो फिर तूने तो तौबा करनी है, मैं तो इतनी या इतना जालिम हूं, आर्गुमेंट में मेरे से कोई जीत नहीं सका, डिस्क्रिप्शन मैं तो लाहौर दा पावा हूं, मैं क्यों डिस्क्राइब करूंगा, एक्सपोजिटरी जो प्रेजेंट कर रहा हूं लिख लो। ऐसी कुछ सवालों के जवाब आप दे रहे होते हैं, देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं सकते। तो आपने गिवन टॉपिक पे ट्राई कैसे करनी है पुत्र? गिवन टॉपिक पे 3-4 चीजें समझ के आपने ट्राई करनी है, जो आपको पता होनी चाहिए। पहला, ऐसे एक टॉपिक नहीं है, ऐसे एक 100 नंबर का क्वेश्चन है। ये सबसे पहले आपने समझना है। आप इधर गलती करते हैं और फिर ये सवाल आपको कंफ्यूज करते हैं, सर ये आर्गुमेंटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपोजिटरी है, परसुएसिव है, ऐसे कौन सा है?
ऑपरेटिव गलत कराते हैं, और बहुत अच्छा सा उस्ताद आपको बड़ी मेहनत के बाद पढ़ाने के बाद जब फेल देखता है तो वो कहता है जालिम ये तो आर्गुमेंटेटिव था, तुमने एक्सपोजिटरी लिख दिया। वो भी गलत नहीं, आप भी गलत नहीं, तो हम इस दफा इसको टॉपिक कंसीडर ही नहीं करते। आप यकीन करेंगे ये टॉपिक नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मेरे साथ जो बच्चे बैठे हैं, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, आपका क्या नाम है? तो आप अपने अब्बू का नाम तो नहीं बताएंगे ना, आप मुझे अपना नाम बताएंगे, मेरा नाम दीपक है। आपने कहा मेरा नाम शुएब है, किसी ने कहा मैं ज़ारा बुखारी शाजी हूँ, किसी ने कहा मैं हिना हूँ, किसने कहा मैं कैनात हूँ, किसी ने कहा सिकंदर हूँ, शुएब कोई निकल आया, कोई लशारी निकल आया, कोई वलायत निकल आया, कोई उम्मे निकल आई। मैंने कहा कौन सी उम्मे? तो शी सेड सर आई एम उम्मे रुमान, नॉट उम्मे कुलसूम। तो आप सवाल का जवाब ये है कि पुत्र आप अगर मुझे डायरेक्ट आंसर करेंगे तो मैं इंटरेस्ट शो करूंगा आपकी बात सुनने में। आपने डायरेक्ट आंसर नहीं किया, आपने कहा मेरी तरह थेल्स वाज आस्क्ड। थेल्स एक फिलोसफर था एंशिएंट टाइम में, टू नो वन सेल्फ दी इज डिफिकल्ट। आई ईट what is enough for me, I wear what is good for me। तो करते करते आपने कहा आई एम जिशान, उसने कहा पुत्र जरा साइड हो जाओ। सो क्वेश्चन का रूल है हिट द नेल। तो ऐसे जो आपने चूज किया है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ 100 मार्क्स, उसके नंबर ज्यादा है लेकिन है वो सवाल, तो क्वेश्चन को आंसर करें। अब पूरे पाकिस्तान में 15,000 टीचर हैं ऐसे के, उसमें से 5 बहुत बड़े नाम हैं, उनसे हमारा मुकाबला करने में 25-30 साल लग जाएंगे। हमें नामों को छोड़ के 14,995 लोगों की एक्सपीरियंस पे आप 30 बच्चों का ऐसे क्यों फेल कराएं कि सर जनरल स्टेटमेंट हमें कहा गया है, सर कोटेशन से लिखो, सर एनेक्डोट दो। नो, ये 5 लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि आपसे सवाल पूछा है, सादा जुबान में उसका जवाब दें। पहले ऐसे एक क्वेश्चन है, इट्स नॉट अ टॉपिक। टॉपिक में फिर बहुत सारी कंफ्यूजन है और क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। और इधर तो आप ऐसे ट्रक के नीचे आएंगे कि इधर 1 साल आपकी जिंदगी का शादी लेट हो जाएगी। शादी हुई हुई है तो जिंदगी का खूबसूरत लम्हे जो आपके पहाड़ों में बैठ के गुजार रहे होते, दिसंबर में इस टाइम आग के नीचे बैठ के चाय पी रहे होते अपने जीवन साथी के साथ, वो मिस करा दिए। इसका ट्रक कितना महंगा है अगर आप वेट हो, किसी की उम्र निकली जा रही है, कोई किस नुकसान में है, तो पुत्र इसका नुकसान ये है कि अगर आप ये वाले नुकसान देखना चाहते हैं तो फिर जनरल स्टेटमेंट से शुरू करें, कोटेशन से शुरू करें, एनेक्डोट से लिखें, उसको कहें मैं एरिस्टोटल हूं, उसको कहें मैं सोक्रेटी हूं, उसको कहें मैं डिकार्टे मेरा भाई है। एनेक्डोट में उसको कहें वो जो मलाला की स्टोरी है वो मेरी स्टोरी है। जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक में आए, लोग आपको डायग्रामें बना के ऐसे कराते हैं, वही करें, जो दिल करता है करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 1 साल हाथ पीले करने में रोकने से, यानी कि लड़कियां, और अगर लड़के गंजा होना चाहते हैं, हेयर फॉल, अगर ये सब नहीं करना चाहते तो प्लीज एक बात मान लें कि ऐसे एक क्वेश्चन है और सादा जुबान में उसका जवाब देना है। सादा जुबान का मतलब क्या है वो भी हम देखते हैं। दूसरा, ऐसे मैंने
अज्यूम करता हूं 10 किताबें पढ़ी हुई हैं, ये 10 किताबें छापा मारने का सवाल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि आप अपने एग्जामिनर को एफिशिएंसी दिखा के इंप्रेस नहीं कर सकते, पकड़े जाएंगे और फिर नंबर ब्लॉक हो जाएगा आपका। कोई आपको एफिशिएंसी झाड़ के शुरू में कोई अच्छी टीपी दिखा के इंप्रेस कर जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप उसको जानेंगे आगे वो लाख दिल लानत। तो ऐसे आपने लिखना है। और जो ये यू है ना, ये ओरिजिनल होना चाहिए। ये यू जब बात करे, आर्गुमेंट 1 दे, तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। उस क्लैरिटी के साथ उसका जो फ्लो है वो बड़ा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इट्स लाइक आबशार बह रही हो। अब आबशार कैसे बहती है, उसको आप डायग्राम थोड़ी बना के देते हैं। आबशार बहती है अंग्रेजी के सिर्फ इस एसेंस को समझने से कि आपका अरीशा अरीशा कैमरा ऑफ कर दो पुत्र। आबशार बहती है सिर्फ इस चीज से। आबशार बहाने के लिए आपको स्टीवन पिंकर नहीं बनना, आपको शेक्सपियर नहीं बनना, आपको विल दुरांत नहीं बनना, आपको बेकर नहीं पढ़ना, आपको रसल नहीं बनना। आपने क्लाइमेट चेंज सब्जेक्ट इज रियल, इतना आपको लिखना आना चाहिए। ये है फ्लो। इसके बाद आपको पता हो ये नाउन है, इट इज हेयर टू स्टे। इसका प्रोनाउन पता हो, यानी कि जो बेसिक्स हैं आपके, अगर वो ठीक है, ये वही बेसिक हैं पुत्र जो एक रिश्ते में काम आते हैं। बेसिक ये हैं, कमाना आता है, कमाता है, लड़का करता क्या है, खाना बनाना आता है। ये बेसिक हैं। आप दुनिया की जिस जगह पर भी पहुंच जाएं, ये बेसिक्स रहेंगे। अगर आपके बेसिक ठीक हैं, यू आर अ वेरी गुड पर्सन। ये 7 फुट वाली, 6 फुट वाले, ये जल्दी एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तो फ्लो जो है, अगर सादा बात करें, वो सिर्फ इंग्लिश के इस स्ट्रक्चर से आता है, इससे ज्यादा से नहीं आता। क्योंकि इधर आप ओरिजिनल हैं, सादा बात कर रहे हैं, प्लस आप अपने आर्गुमेंट को फैसिलिटेट कर सकें। क्यों फैसिलिटेट करना है? शौक आ रहा आपको? नो, आपने अपने एग्जामिनर को समझाना है कि आपका आर्गुमेंट वेट रखता है। कितना वेट रखता है काके? 5 किलो, 6 किलो? नहीं भाई, जो मैंने बात की है उसके पीछे ये रीजन है। प्लस उस आर्गुमेंट को आप फैसिलिटेट करने के साथ साथ अकोमोडेट कर सकें। और अकोमोडेट कराना है आपने स्कॉलरशिप से। एग्जामिनर ने कहा कि स्कॉलरशिप अप्लाई करें। स्कॉलरशिप का मतलब हुआ करता है कि भाई कोई स्टोरी नरेट कर दें, कोई रिपोर्ट नरेट कर दें। अब डॉन नरेट नहीं करना। डॉन खबर है जराए की, जराए जी क्लियर नहीं है, तो आप ऐसे पढ़ लेते हैं, पैराग्राफ खत्म, नीचे लिखते हैं डॉन, जैसे आपके ताया जी ने शुरू कराया था। दी न्यूज पढ़ा आपने, नहीं होना। नो, तो आप अपने आर्गुमेंट को क्लैरिटी के साथ, क्लियर फ्लो के साथ
उसको फैसिलिटेट करा के दें, उसको अकोमोडेट कर दें स्कॉलरशिप से। इसी स्कॉलरशिप को एग्जामिनर ने नरेशन का कहा हुआ है कि ये नरेशन है। अब आपने जो बात नरेट की है वो क्लियर है, वो फैसिलिटेट हो चुकी है, उसका वेट है, वो अकोमोडेट हो चुकी है। अब आप ऐसे के 75% मीनिंग तक पहुंच चुके हैं। यानी कि ऐसे क्या था, ये एक सवाल है, उस सवाल का जवाब देना कैसे है, ओरिजिनल रहना है आपने। ओरिजिनल रहने का मतलब भी हमने सीखा। अब 75% मीनिंग क्लियर हो गया। बाकी रिमेनिंग 25 कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं काके, ये हम सारी चीजें देखेंगे। ये तो जब सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है कल से, तो हम ये सब कवर करने की कोशिश करेंगे। अब कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स किसकी हैं? भैया आपका रिश्ता होता है, कोई रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट है। एवं तो किसी मुंह उठा के आप नहीं चल पड़ते, आप अप्लाई करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है BA सेकंड में, CSS PMS के लिए यही रिक्वायरमेंट है। आगे आपकी डिग्री की है, MA है, कोई PhD है, MPhil है, वो बात की बात है। आपको इस एग्जाम ने एलिजिबल किया है, तो आप ऐसे एलिजिबल कब होगा पास होने के लिए? वो कमीशन ने कुछ रिक्वायरमेंट्स दी है। इंस्ट्रक्शन की सूरत में आपको FPSC के सिलेबस में हमें उन डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स की एसेंस को समझना है, बहुत आसान जबान में। ये नहीं कि बड़ी बड़ी ऐसे की किताबें लेनी है और इस कोहेरेंस के लिए नोट्स बनाने हैं और लेक्चर उठाना है पूरे 2 घंटे का, कि कोहेरेंस अब भी नहीं आई समझ। ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन कोहेसिवनेस की कोई कहानियां पढ़नी है, कोई बड़े बड़े लेक्चर लेने हैं। ऐसे की क्लासेस 5-6 दिन से ऊपर नहीं हो सकती। उसके बाद फिर आइडियाज एंड आर्गुमेंट्स और डिफरेंट टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग एब्जॉर्ब करना है। तो फिर हम उस कमीशन की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, जितनी आसान बातों में हम कर सकते हैं। अब जब वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं, तो एक रिक्वायरमेंट एग्जामिनर की है। अब एग्जामिनर हमें नहीं पता कौन है वो जालिम शख्स, वो कौन था जिसने आपको फेल किया। आपको इसका जवाब नहीं मिल रहा। वो कौन था का जवाब भी बहुत सारों को नहीं मिल रहा। तो अब एक जुआ खेलना है, लेकिन ये जुआ नहीं है, ये एग्जामिनर लिटरेचर का एग्जाम। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैं IR में अच्छा हूं, मैं करंट अफेयर्स में अच्छा हूं, हो फॉर एग्जाम्पल मुझे नार्सिस्ट थोड़ा सा मैं हो जाता हूं, इमरान खान का फॉलोअर नार्सिस्ट होता है, मैं अज्यूम कर लेता हूं मैं IR में अच्छा हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं एग्जामिनर को ये हेडर बताऊंगा गेम थ्योरी, वो कहेगा भाई ये क्या होती है, या मैं उसको डिफेंसिव रियलिज्म जैसे ऐसे वर्ड्स लेके जाऊंगा, उसको परेशान करूंगा। लिटरेचर के एग्जामिनर को क्या पता कि कंपैटिटिव एडवांटेज क्या होता है। इकोनॉमिक्स का बच्चा लिखा है, UNFCCC क्लाइमेट चेंज में एनवायरमेंटल साइंस का बच्चा लिखा है, आप सब लिखाते हैं, तो उसको क्या पता ये क्या होता है, उसको लिटरली नहीं पता। तो फिर ऐसे का जो लास्ट चीज है कि लिटरेचर के एग्जामिनर को आपने अब एज अ स्टूडेंट लिख के नहीं, आपने एज अ टीचर बन के समझाना है। जब आप उसको ये कहते हैं ना कि मैं आपको टॉपिक डीकंस्ट्रक्ट करके दे रहा हूं, फ्रेज मैं आपको अंडरस्टैंड करके देता हूं, तो आप उसको समझाएंगे द निटी ग्रिटीज, द ABCDs ऑफ दैट टॉपिक। आप उसको समझा पाए तो यू आर गुड टू गो। एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे समझाओ, मेरे से बात करो। तो लास्ट जब वो कहता है मेरे से बात करो, ये वैसे रिक्वायरमेंट तो सबकी है,
मेरे से बात करो हैं। एग्जामिनर भी ऐसे ही है, आइसोलेशन में बेचारा रह रहा है, बुजुर्ग है, 60 ईयर प्लस का है। कोई कोई यंग होते हैं, यंग भी उसका यंग जो है 45 ईयर प्लस है। जिंदगी के धक्के उसने खाए हुए हैं, चाय नहीं मिली उसको, नाश्ता नहीं मिला, वो बच्चों की स्कूल की फीस, यूनिवर्सिटी की फीस, रिश्ते कराने, उसने भी, वो भी बड़ा परेशान है। तो कहता है मुझे फैसिलिटेट करो। मुझे फैसिलिटेट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने पेपर पे 1000 का नोट छाप के दिया कायदे आजम डे पे कि ये लो फैसिलिटेट हो गए। उसका मतलब है मेरे साथ तमीज से बात करो। और वो तमीज का मतलब ये है कि बियॉन्ड द कैपेसिटी तुम जब जाओगे तो तुम नामुराद लौटोगे, फेल होके आओगे वापस। बियॉन्ड द कैपेसिटी किसकी? उस टॉपिक की कैपेसिटी के बियॉन्ड नहीं जाना। उसको नहीं चाहिए कि आपने ग्लोबलाइजेशन की कोई 15 किताबें पढ़ रखी हैं। मॉडर्न वारफेयर जनरेशन पे तो आप अभी लेक्चर दे के आए हैं। आप शर्मुल शेख कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के वफद में शामिल थे, इसलिए आपको सब पता है। तो बियॉन्ड द कैपेसिटी, ना टॉपिक की जाना है, ना अपनी जाना है, ना एग्जामिनर की जाना है। इज इट क्लियर? तो जब ये 4 बातें हमने सीख ली तो हमारा जो व्हाट पार्ट ऑफ एसे है वो पूरा है। मैं समराइज कर देता हूं दोबारा से कि एसे क्या हुआ करता है। एसे एक क्वेश्चन है जिसको हमने डायरेक्ट आंसर करना है ओरिजिनलिटी की डोमेन में रह के। ओरिजिनलिटी हमारी कहती है कि क्लियर रहें, फ्लो में हो, ये बेसिक फॉलो करें, एग्जामिनर को फैसिलिटेट करें, अपने आर्गुमेंट को फैसिलिटेट करें। इसके साथ साथ कमीशन और एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए आगे चलते जाए। आपने 40 स्कोर क्रॉस करना है, बस 39 क्रॉस करना है, 40 पे पहुंचना है, यहां पर आप टॉपर हैं। अब इससे ऊपर आपको स्कोर मिलेगा वो बोनस है। ये मिल गया तो आपने पहला जो मुनीर वाला दरिया था ना वो पार कर लिया। अगला दरिया प्रेसी आप कर रहे होंगे, वो भी दरिया पार हो जाएगा। अब जब हमने देख लिया कि ऐसे क्या है, और यहां तक आई होप कि कुछ चीजें क्लियर हुई। कुछ सवाल ऐसे बस यही है। अब आगे हमने देखना है आउटलाइन क्या है। तो सवाल बिल्कुल सादा सा, व्हाट इज आउटलाइन ऑफ इंग्लिश एसे? ये ऐसा नहीं है कि ये तुम पे फर्ज कर दी गई, जिस ऐसे जैसे तुमसे पहले एस्पायरेंट पे फर्ज कर दी गई, फर्ज नहीं है ये। लेकिन बेसिकली ये एक कस्टम है, रिवायत है। और अच्छी सिविलाइजेशंस, अच्छी कौमें, अच्छे लोग इन रिवायत को फॉलो करते हैं। ठीक है, अच्छी कौमें, अच्छे लोग रिवायत फॉलो करते हैं। अब ये रिवायत का मतलब क्या है? उत्तर जो आउटलाइन होती है ना, ये किसी तावीज का नाम नहीं है, कोई बड़ा कोई मुश्किल मसला नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है। दो लोगों के लिए, एक जो आप राइटर हैं, एक जो एग्जामिनर आपका रीडर है। इसके लिए तो रिफ्लेक्शन पहली बड़ी क्लियर है। इस बंदे को पढ़ना भी है कि नहीं,
इस काबिल है भी सही कि इस पे 1 मिनट 1.5 मिनट लगाया जाए, 2 मिनट लगाए जाए, 5-10 मिनट लगाए जाए, जितना भी चलो टाइम आपने सोचा है, सुना है, वो सारा काउंट कर लें। तो ये रीडर के लिए रिफ्लेक्शन है। किस चीज की रिफ्लेक्शन है कि गिवन क्वेश्चन को ये हम कहते हैं 2C MPR, इस पे पूरा उतरा है कि नहीं, मतलब टॉपिक को एस्पायरेंट ने, रीडर ने कंप्रीहेंड किया, क्वेश्चन को कंप्रीहेंड कर लिए, कंप्रीहेंड हो गया तो वो डायरेक्ट आंसर हो रहा है, इस रिफ्लेक्शन में क्लियर है। दूसरा कंप्रीहेंसिव है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, डिफरेंट वेरिएबल्स का अहाता किए हुए है कि नहीं, बस उसमें वो कुछ डेप्थ नहीं देख रहा, पहले नंबर पे वो रिफ्लेक्शन ले रहा है। तो आउटलाइन एग्जामिनर को फैसिलिटेट करने के लिए होती है कि आपने COMPR की एसेंस पूरी कर ली है कि नहीं। दूसरा, ये हर चीज एग्जामिनर के लिए, हमारी कोई बात नहीं है, मतलब नहीं मैं मर जाऊं, नो, ये आपके लिए भी रिफ्लेक्शन है कि ऐसे को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, ऐसे को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, मैं लिखना की ये व्हाट टू राइट इन द बॉडी पैराग्राफ्स, ये आपके लिए भी रिफ्लेक्शन है, आपकी मददगार है, ये गाइड है आपका। सो आउटलाइन इज रिफ्लेक्शन। सेकेंडली, आउटलाइन इज अ गाइड, अगेन एस्पायरेंट के लिए भी, एग्जामिनर के लिए भी, इसके लिए कि व्हाट टू एक्सपेक्ट। और अब आप कहेंगे सर एक्सपेक्टेशन हर्ट्स अ लॉट, वो एग्जामिनर भी कहता है कि भाई मैंने एक्सपेक्ट ये किया था, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी इंतहाई जलील मरा हुआ। तो वो यहां पर ये देख रहा है कि मैं एक्सपेक्ट क्या करूं, आपकी ये गाइड है कि उसकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा कैसे उतरना है। नाउ ये दो बातें तो बड़ी आसान लगी, फिलोसफिकल बातें थी, आपके दिलों में घर कर गई होंगी, लेकिन 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 आउटलाइन एक मैथमेटिक्स की तरह बड़ी क्लियर है। 2 + 2 = 4, इतनी एसेंस में है ये। हाउ देयर आर फ्यू रूल्स ऑफ आउटलाइन मेकिंग। अब ये रूल यूनिवर्सल नहीं है, ये रूल आएंगे अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं आर्गुमेंटेटिव, यानी कि जो टॉपिक आर्गुमेंटेटिव है, एक्सपोजिटरी है, परसुएसिव है या डिस्क्रिप्टिव है। पहले ये रूल्स वहां से आएंगे, उसके हिसाब से यूनिवर्सल बनेगी। यानी कि अगर ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे से आया तो इसका रूल यूनिवर्सल है आउटलाइन का। 3 रूल्स है, 4 रूल्स हैं, हम उन रूल्स को पढ़ेंगे, सुकून से पढ़ेंगे, पूरी एक दिन की क्लास होगी हमारी, पूरा दिन का मतलब एक पूरा लेक्चर होगा। तो एक्सपोजिटरी के जो आउटलाइन है उसके यूनिवर्सल रूल हैं, वो कैसे जाके आउटलाइन बनती है, परसुएसिव की कैसे आउटलाइन बनती है। अब ये रूल चेंज नहीं होते, रूल तो बदलते ही नहीं है। तो हमारे पास क्या बनेगा, जब हम ऐसे टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे, अपने सेशन को फर्दर फॉलो करा रहे होंगे, आउटलाइंस की तरफ जाएंगे, तो हमारे पास कोई बर्फ वाले कुछ सांचे बन जाएंगे, आर्गुमेंटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी और परसुएसिव। अब वो सांचे कैसे होंगे, 2 किस्म की हेडर्स में होंगे। पहला हेडर होगा इंट्रोडक्शन, दूसरा होगा बॉडी, तीसरा होगा कंक्लूजन।
आर्गुमेंटेटिव का इंट्रो रूल्स के मुताबिक कुछ और होगा आउटलाइन में, ये आउटलाइन है। डिस्क्रिप्टिव का कुछ और होगा, और यहां से हम अपनी पहली जो रिफ्लेक्शन थॉट है उसको पूरा करेंगे कि एग्जामिनर समझेगा आपने टॉपिक कंप्रीहेंड किया है। मैंने पूछा, आपने लिखा परसुएसिव क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर मुझे डिस्क्रिप्टिव का दे रहे हो, एक्स की बजाय वाई प्रेजेंट कर रहे हो, मैं बातों का अचार डालूं। तो डिस्क्रिप्टिव का इंट्रो, एक्सपोजिटरी का इंट्रो, आर्गुमेंटेटिव का और परसुएसिव का इंट्रो भी अलग तरीके से लिखा जाता है आउटलाइन में। उसके जो सब हेडर्स होते हैं, बॉडी भी डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट की जाती है और कंक्लूजन भी डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट की जाती है। बात एक हो, करने का तरीका मुख्तलिफ है। आपने ट्रिप पे जाना है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जाना ट्रिप पे है, अब्बे से आप किसी और तरीके से बात करेंगे अगर करने की जरूरत रखते हैं, अम्मा को आप किसी और तरीके से कहेंगे, जिसने आपको फाइनेंस करना है, फंड देना है, उसको आप किसी और तरीके से कहेंगे। फिर जो आपका पार्टनर जिसको आपने साथ लेके जाना है, उसको मनाने के लिए भी आपको कोई ना कोई एफर्ट करनी है। लेकिन जाना ट्रिप पे है, तो हमने आंसर क्वेश्चन का करना है, लेकिन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए रास्ते अलग अलग हैं, और वो फिक्स रास्ते हैं, चेंज नहीं होने वाले। जब हमें वो 4-4-5 बातें समझ आ जाती हैं, आउटलाइन के रूल्स पता चल जाती हैं, आउटलाइन की मेथोडोलॉजी पता चल जाती है, और आउटलाइन का मीनिंग हम अभी देख चुके हैं कि ये रिफ्लेक्शन है और ये गाइड है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। स्कोर है नहीं है, नहीं है, इसका कोई स्कोर नहीं है, लेकिन ये कस्टम है, कंपल्सरी है। कस्टमरी रूल जो हुआ करते हैं लॉ में, प्राइमरी रूल होते हैं, तो कंपल्सरी है। अगर आपको 50 सालों में टोटल 5 बंदे ऐसे मिले हैं जिन्होंने आउटलाइन नहीं लिखी थी, वो पास हो गए, वो एक्सेप्शन है। लेकिन 50 मल्टीप्लाई 350 जो हर साल पास होते हैं, इनको मल्टीप्लाई करो, जो इसका रिजल्ट है वो आउटलाइन बना के होते हैं। तो आउटलाइन इज अ कस्टम एंड अ प्राइमरी रूल। नाउ अगेन, अब ऐसे लिखना है तो इंट्रोडक्शन पुत्र, सबसे पहले तो ये एक पैराग्राफ होता है, बट ये पैराग्राफ यूनिवर्सल नहीं होता। तो इंट्रो होता क्या है? इंट्रो इज अ रिव्यू फॉर एग्जामिनर। रिव्यू ऑफ व्हाट? ऑफ यूर एसे। तीन से चार चीजें चेक करता है, वो टिक करता जाता है कि 3 चीजें पूरी हैं। वो आपकी ना कंटेंट देख रहा है, ना आपकी लैंग्वेज पे उतना फोकस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं बिल्कुल कर रहा, लेकिन उसके लिए सेकेंडरी है। प्राइमरी वो क्या देख रहा है? प्राइमरी वो देख रहा है कि आपने इंट्रो के एसेंस को पूरा किया, आपने कोई स्टांस लिया है, आपका कोई स्टांस है, क्वेश्चन का जवाब दिया है, और उसमें कोई साइड ली है। प्लस इंट्रो का जो स्ट्रक्चर है वो इंट्रो ही है, या उसमें आपने कहानियां एक्सप्लेन करना शुरू कर दी हैं। तो इंट्रो को इंट्रो ही रहने दें। तो इंट्रो एक पैराग्राफ है जिसके मतलब है रिव्यू फॉर एग्जामिनर एंड रिव्यू ऑफ यूर एसे। और आपके लिए क्या है? आपके लिए पूरे एसे की जो है वो यूं समझ लें एग्जेक्टिव समरी है जो आपने लिखनी है। एग्जेक्टिव समरी का मतलब ये होता है बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर पहले पार्ट के अंदर आप कुछ ये बातें लिखेंगे, दूसरे पैराग्राफ्स में कुछ ये बातें होंगी, तीसरे पैराग्राफ में कुछ ये बातें होंगी। वो तो जो आपने पढ़ने पे टाइम जाया किया था, 2-2, 3-3, 4-4 दिन लगाए थे, कोहेरेंस, ऑर्गेनाइजेशन, कोहेसिवनेस, वो इधर नेचुरली आती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले कॉजेज थी, फिर इम्पैक्ट्स थी, फिर वे फॉरवर्ड थे।
अब कुछ एसेंशियल हैं पुत्र। अगर एक पैराग्राफ आप कॉजेज का लिख रहे हो तो उस पैराग्राफ में सिर्फ कॉज ही आनी चाहिए, उसका इम्पैक्ट आ गया तो वो पैराग्राफ क्रॉस हो गया। अगर कॉज का पैराग्राफ लिख लिया है और दूसरा पैराग्राफ इम्पैक्ट का है तो एग्जामिनर ने ओवर अटेम्प्ट लिख दिया, मैंने तो कॉजेज चेक करनी थी। तो इट्स जो इंट्रो हम बात कर रहे थे, इंट्रो का के पुत्र एग्जेक्टिव समरी है एक्सपायरेंट के लिए, रिव्यू है एग्जामिनर के लिए। और एग्जेक्टिव समरी ये है कि आपके आगे जो अमालनामा है वो क्या आएगा। फिर आपका कंक्लूजन है, इसके भी कुछ रूल्स हैं, वो फॉलो करेंगे, देखेंगे। फिर वो रूल्स अगेन आर्गुमेंटेटिव ऐसे से अलग आते हैं, एक्सपोजिटरी से अलग आते हैं, परसुएसिव से अलग हैं और डिस्क्रिप्टिव से अलग हैं। जब ये कंप्लीट हो जाए तो आपने एक लिखा इंट्रो, 15-20 बॉडी पैराग्राफ, एक कंक्लूजन। अब ये एक ही क्वेश्चन का आंसर है, ये बात आप कैसे साबित करेंगे? एक ही सवाल का जवाब है जो आपने सवाल चूज किया था, तो इनके दरमियान कोई रिलेशन कैसे बनेगा? ये कैसे फ्लो मेंटेन करेंगे? ये आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे? किस तरीके से एक इंट्रो नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ कैसे अगले आने वाले पैराग्राफ को फैसिलिटेट करेगा, कि ये साबित होए कि आप पूरा सवाल का जवाब दे रहे हैं। इसके लिए फिर कुछ जरूरी है, बॉयज भी करते हैं, गर्ल्स भी करती हैं, सारे ही करते हैं, फेशियल भी, मसाज भी, अपनी स्किन का सारा ख्याल करते हैं। तो ये आपकी एक स्किन है, इसका आप ख्याल करते हैं और उसके लिए कुछ मेकअप है, कोई कनेक्टर्स हैं, कोई डिस्कोर्स मार्कर कहता है। इनकी एसेंस समझेंगे कि भाई अगर आपने एक बात कर ली, उससे अगली बात निकलनी है तो कैसे निकलेगी। अब इसके एंटी जाना है तो क्या वर्ड लिखेंगे। एक चीज के फर्दर पार्ट्स लिख रहे हैं तो कैसे लिखते हैं कि ये तीनों एक ही चीज के पार्ट बन जाएं। आर्ग्यू करना है तो कौन से डिस्कोर्स होते हैं, फैसिलिटेट करना है तो कौन से डिस्कोर्स होते हैं, फर्दर एक्सप्लेन करना है तो कौन से होते हैं, सजेशन देनी है तो एक्टिव वर्ब्स क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस कैसे लिखते हैं। ये सब हम करने की कोशिश करेंगे ताकि इवेंचुअली जब आप ऐसे लिखें, और हमारी आखिरी शीट भी आ गई है, कि जब आप एक ऐसे लिखें वो एक कंप्लीट ऐसे हो, सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा हो और आपको पास करा जाए। ठीक, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनके लिए मैं दोबारा से एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं कि जो हमने अभी गप लगाई है ये तो एक ओवरव्यू था। हम इस गप को डिटेल में 5 लेक्चर्स के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कंपेटिटिव एग्जाम में क्या होता है। एक लेक्चर लेंगे एसेंशियल्स क्या हैं ऐसे के, उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जांपल्स के साथ, ताकि आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़े, आप शकूक व शुबहात को दूर कर सकें, आप डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर हासिल कर सकें। फिर स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट एसेज क्या होते हैं, उसमें हम एसे के तीनों स्ट्रक्चर देखेंगे, बॉडी पैराग्राफ, आउटलाइन, इंट्रो, कंक्लूजन, ये पढ़ लेंगे। 2 लेक्चर्स होंगे हमारे पास, ऐसे की रिक्वायरमेंट्स क्या है कंपैरेटिव एग्जाम की और एग्जामिनर की तरफ से, इन सब का मतलब क्या है, लैंग्वेज का, कंटेंट का, स्ट्रक्चर का, एस्पायरेंट से क्या वो
रिक्वायरमेंट कर मांगता है, कैसे स्कॉलरशिप देनी है, रेफरेंस कैसे देना है, पैराफ्रेज कैसे करना है, डिस्क्राइब कैसे करना है, ओरिजिनल कैसे रहना है, फिर आउटलाइन, थीसिस, स्टेटमेंट और बॉडी पैराग्राफ की क्लास लेके हम टोटल 21 टॉपिक्स करेंगे, जिसकी लिस्ट ही है। आप, मुझे पता है बहुत सियाने हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप खुद कर लें, इसको कहीं और चेक करा लें। मकसद आप तक, आप 35 बच्चों में से मैक्सिमम को अकोमोडेट करना। आई एम नॉट प्रोटेक्शनिस्ट, लेकिन ये हम 21 टॉपिक करेंगे। लेकिन फाइनल जो इंस्ट्रक्शन है आप लोगों के लिए, ये एक कस्टमाइज सेशन है, कंप्लीटली कस्टमाइज्ड। वी जस्ट नीड 20 स्टूडेंट्स, क्योंकि 10 मेरे अपने बच्चे हैं जिनको मैं 1 साल से पढ़ा रहा हूं। मैं इंडिविजुअल सेशन 10 बच्चों के साथ लेके चलता हूं पूरा साल, 10-11, तो टोटल हम 30 हो जाएंगे। आप 34 बच्चे से हम सेशन ले रहे हैं। वी जस्ट नीड 20 रजिस्ट्रेशंस। एक कस्टमाइज ग्रुप होगा, इनक्रिप्टेड फाइल शेयर की जाएगी, जिसको आप ना एडिट कर सकेंगे ना आप कॉपी पेस्ट कर सकेंगे, और शेयर तो फिर स्क्रीनशॉट लेके कहीं भी कर दें। आप भी सियाने हैं, मैं भी एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं, विल सी के फिर हम इसको कैसे सिक्योर करेंगे। हर क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर की जाएगी, जो कि 1 महीने के लिए सरवाइव करेगी। 1 महीने के बाद वो ऑटो डिलीट हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वैसे ही आउटडेट हो जाता है। टोटल इसकी फीस 6000 है, बहुत कम है, मुझे पता है। मैं बहुत अरसे से इस CSS की मार्केट में इन हूं, मुझे पता है कौन कितनी फीस चार्ज करता है। टोटल 6000 फीस है। 5 आउटलाइन के मॉक्स हैं, 3 आपके ऐसे के फुल मॉक्स हैं, 1 आपके साथ मॉक की जूम पे डिस्कशन है। कल पहली क्लास है। अगर आप लोग रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप इजी पैसा या सादा पे सेंड कर सकते हैं। बैंक अकाउंट में रखता नहीं हूं, अभी बाद में बनाएंगे सरकारी। फीस रिसिप्ट आप शेयर करेंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इस सेशन की कोई भी रिकॉर्डिंग उस ग्रुप के अलावा कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि ये 21 आउटलाइंस जो हैं वो मेहनत अगर मैं करूंगा, आप लोगों को कराऊंगा, तो इन्हीं बच्चों का हक है पहला, जिनके साथ हम ये बात करेंगे, जिन्होंने मुझे प्लस आई एम योर टीचर, आप मुझे पे करेंगे। तो आई डू बिलीव के इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए। आई विल ट्राई कि मैं इसी एसेंस को फॉलो करूं। आप रिस्पेक्ट देंगे, रेफरेंस देंगे, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। नहीं देंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं इस एसेंस को कोशिश करूंगा कि फॉलो करूं, ठीक है। ये इवैल्यूएशन का मोड है, ऐसा नहीं है कि आप मुझे कहेंगे कि सर हमारी 20 की 20 आउटलाइंस इवैल्यूएट करने। इट वुड नॉट बी ह्यूमनली पॉसिबल फॉर मी, नॉट इन दिस ड्यूज, बट क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों के फिर पेपर चेक करने हैं और मसला हो जाता है, फिर नाराज हो जाते हैं लोग, ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं। जैस कैश की मेरी लिमिट पूरी होगी, दिसंबर का महीना चल रहा है, ठीक है। सईदा किरण, 30 से ऊपर वाला ऐसे फेल कोई नहीं होता, मैं उसको फेल नहीं समझता, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि वो फेल नहीं है, बस उसका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट मिसिंग था जो उस ऐसे को कंप्लीट नहीं कर पाया, और बच्चे ने समझा कि वो ऐसे कंप्लीट हो चुका है। ये एक सवाल का जवाब है बस। 30+ स्कोर फेल नहीं है, ठीक है, वो आप इतना कॉन्फिडेंस ले लें। 030455 टेट्रा 09 ये मेरा नंबर है। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं
वैसे तो आई डोंट थिंक कि इस गप में मैंने कोई क्यूरी छोड़ी हो, लेकिन अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरीज हैं तो 0030347847802 आप इस पे व्हाट्सएप करेंगे। आई होप कि आपकी क्यूरी रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एक और अनाउंसमेंट, 8:30 पे हमारा आज करंट अफेयर का भी डेमो है, और आज डेमो की क्लास में हम इंडो पैसिफिक की सारी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। 30 क्लासेस होंगी इसकी, सेशन टाइम पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सेम मीटिंग आईडी है। 30 क्लासेस होंगी, सेम 30 आउटलाइंस होंगी, 30 डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे। ये भी रेडीमेड आउटलाइंस हैं, क्योंकि एस करंट अफेयर्स जो है फिर इस महीने में हम यूं ही कर सकते हैं। 30 डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, ग्लोबल, रीजनल और डोमेस्टिक डोमेन्स के। इसका फायदा आपको ये होगा कि ये आपको ऐसे में भी फैसिलिटेट कर रहा होगा, और इवेंचुअली जो 120 मार्क्स लेने हैं आपने आउट ऑफ 300, GK1, GK2, GK3, वो विल ट्राई कि हम इसको 200 तक पहुंचाएं, और उसमें जितना मैक्सिमम कोशिश हम 20 नंबर के सवाल के लिए कर सकते हैं फॉर करंट अफेयर्स, विल डू इट। If you have any query right now, you can ask.